हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा तो रोग और अरोगता देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना था रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा। तो अगेन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब पूछा ही पूछा जाता है, या तो आपके पीरियोडिक में पूछ दे, या तो आपके इंटरनल्स में पूछ दे, या तो आपके पीयू या फाइनल किसी में भी ये पूछ दे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, सबसे पहले है रोगी परीक्षा। तो हमें रोगी परीक्षा देखनी है। तो देखिए, रोगी की परीक्षा कितनी कितनी प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से की जाती है। कैसे की जाती है? दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नय, परिक्षेद च रोगिणा। मतलब दर्शन से, स्पर्शन मतलब टच करके, प्रश्न मतलब पूछ करके, ठीक है। परिक्षेद परीक्षा की जाती है किसकी? रोगिणम, रोगी की। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि दर्शन मतलब रोगी को देख कर, जैसे जब कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो हमें जो भी देख के पता चल जाता है ना, अगर कोई मान लो लंगड़ाते हुए आ रहा है या फिर दर्द से कराहता हुआ आ रहा है, तो वो सब हमें देख के ही पता चल जाता है। तो वो हो गया हमारा दर्शन। स्पर्शन, स्पर्शन मतलब होता है पैल्पेशन के थ्रू। ठीक है, स्पर्श करके इससे उष्ण मतलब टेम्परेचर आप मेज़र कर सकते हो कि तापमान बढ़ा है, घटा है, उसका पल्स कैसा है वगैरह। फिर प्रश्न पूछ के, ठीक है, कि आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या खाया, नहीं खाया, वो सब प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये रोगी की परीक्षा होगी। ध्यान रहे, रोगी में 3 जांच की होती है: दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नय, परिक्षेद च रोगिणम। ये चारों श्लोक इम्पॉर्टेंट है, इसमें जितने भी आएंगे वो इम्पॉर्टेंट है और आपको मेन एग्जाम में लिखना ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रोग परीक्षा। तो रोगम, निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय, आपत्ति भी। ठीक है, रोग परीक्षा किससे होते हैं? रोग परीक्षा को जानने के लिए ये 5 साधन होते हैं। कौन कौन से? निदान, निदान मतलब काज, ठीक है, कारण। फिर उसके बाद प्रागरूप, प्रागरूप मतलब होता है पूर्व रूप, प्र मतलब पूर्व, ठीक है। फिर उसके बाद होता है लक्षण, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो। और उसके बाद उपशय, उपशय मतलब होता है कि जिससे सुख की प्राप्ति हो, मतलब थेरेप्यूटिक्स या फिर औषधि आप बोल सकते हो, जिससे पेशेंट ठीक होता है। ठीक है, फिर आपत्ति, आपत्ति मतलब संप्राप्ति दोषों का व्यापार, रोग का सम्यक रूप से हो जाना। अर्थात फाइनल जो हम संप्राप्ति निकालते हैं ना, पैथोजेनेसिस, तो पहले हम कारण पूछते हैं, मतलब पता करते हैं, फिर उसके बाद पूरा रूप उसके देखते हैं, फिर रूप देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी चिकित्सा के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सोचते हैं। उसके बाद हम डिजीज़ को पूरा, जो पैथोजेनेसिस जो तैयार करते हैं, वो होता है हमारा आपत्ति। अब उसके बाद आता है रोग परीक्षा के, रोगी परीक्षा। रोग परीक्षा के बाद फिर उसमें देश के बारे में बताया गया है। ठीक है, हमने चरक में भी देश के बारे में पढ़ा था और हम अष्टांग हृदय में भी देश के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ भी मैंने बताया था कि देश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक भूमि देश होता है और एक देह देश होता है। तो यहाँ भी देखिए, चिकित्सा की दृष्टि से देश अर्थात स्थान 2 प्रकार का होता है। भूमि देह प्रभेदेन देशम आहुरी द्विधा। मतलब भूमि और देह मतलब शरीर के भेद से देश कितने प्रकार के होते हैं? द्विधा, 2 प्रकार के होते हैं। ये जनरली एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, अब उसके बाद ये होता है कि भूमि देश किसे कहते हैं, क्योंकि शारीरिक मतलब देश तो पता है ना, कि जो आपका बॉडी होता है वही देह होता है, उसी को शरीर बोलते हैं। ठीक है, अब भूमि देश, भूमि तो देश जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। देखिए, त्रिधा लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से? जांगलम, वात भूयिष्ठम, अनुपम, तू कफुलबड़म, साधारणम, सम्मलम, त्रिधा भूदेश समादिशेत। ठीक है, 3 देश बताया गया है। तो जांगल मतलब जांगल देश, यहाँ मतलब इस देश में वादोस की प्रधानता होती है, अर्थात कि जो जैसा देश होता है, वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है। जिस प्रकार का देश होगा ना, मोस्टली उसी प्रकार की प्रकृति होगी या फिर उसी प्रकार के दोष की प्रधानता होती है। तो जैसे जांगल जो होता है, जिसमें जंगल वाले जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे वात दोष की प्रधानता होती है। लिखा हुआ है ना, वात भूयिष्ठम। ठीक है, फिर वात दोष की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ के व्यक्तियों को वातज व्याधियाँ भी अधिक होती हैं। ठीक, अनुपम, ये म को फिर से यहाँ पे होगा, अनुपम तो कफोलबड़म। मतलब कि जो अनूप देश होते हैं, जहाँ पे अनूप मतलब जहाँ पे जल की प्रधानता होती है, वहाँ पे कफ दोष बहुत ज़्यादा होते हैं। उलबड़म का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, उसके बाद साधारण देश, जहाँ पे सब कुछ एकदम इक्वल होता हो, ना तो अधिक बरसात होती हो, ना तो अधिक जंगल ही होता है, वहाँ पे साधारण देश उसको बोलते हैं। जैसे हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, ये सब जो होते हैं ना, साधारण देश में आते हैं। और जंगल देश में आपका रेगिस्तान वगैरह ले लो।
ठीक है। और कपोलवड़म में शायद जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वानी होता हो वैसे देश। फिर नेक्स्ट हम आते हैं भेषज काल। ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में काल शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। मैंने पहले भी बताया था, आपने शायद चरक संहिता में भी मैंने बोला था ये चीज़ कि काल जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। और ये दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? क्षणा दिव्याध्यवस्था च कालो भेषजो योगकृत। काल शब्द का प्रयोग दो अर्थों में लिया जाता है। कौन कौन से? क्षण मुहूर्त आदि के लिए और व्याधि की अवस्था के लिए। ठीक है। जिसे हम या फिर अलग लैंग्वेज में बोलें या फिर अदर बोले तो ऐसे नित्यक और आवस्थिक, जो कि चरक ने बताया अपने निदान स्थान में। ठीक है। तो दो क्षण मुहूर्त आदि। क्षण मतलब क्या होता है? ये जो टाइम सेकेंड चलता है ना, सेकेंड मिनट आवर्स, ये सब क्षण मुहूर्त होते हैं। और व्याधि जो मतलब जब कोई डिजीज की जो कंडीशन होती है वो हमारी व्याधि की अवस्था के लिए बोली गई है। सेम चीज़ है नित्यक और आवास्तिक। नित्य काल में जिस ऋतु में जो आहार साथ में होता है उसका ही सेवन करना चाहिए। जैसे हेमंत ऋतु में जठराग्नि प्रबल होती है तो गुरुवार का सेवन करना चाहिए, वो हो गया नित्यक। ठीक है। और आवस्थिक मतलब अवस्था के अनुसार, रोगी की अवस्था के अनुसार जो काल होते हैं वो आवस्थिक काल कहलाते हैं। हालांकि ये अ, चरक संहिता का पार्ट है तो अभी कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए भेषज काल कितने हैं। नेक्स्ट है आपका औसत के भेद। ठीक है। पहले जो हमने एक श्लोक हमने देखा था ना, तीन। ठीक है। तो वो तीन प्रकार के मतलब कर्म के बेस पे उसको डिवाइड किया गया था। ठीक है। अभी देखिए द्रव्य दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? शोधन कारक होती है और शमन कारक। मतलब शोधनम शमनम चेति समाशोधसम औषधम द्विधाम। ठीक है। औषधियाँ दो प्रकार की होती। कौन सी होती? एक शोधन करने वाली होती है। शोधन मतलब होता है कि जो बढ़े हुए वात पित्त कफ को मतलब उसको बाहर निकालने का काम करती है वो शोधन। शोधन मतलब एक तरह से शुद्धि होना। ठीक है। और शमन, समन मतलब होता है सप्रेस कर देना किसी चीज़ को। ठीक है। वात आदि दोष जो शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं अल्प मात्रा में, उनको सप्रेस कर देती है ऐसी औषधियाँ। वो किस में आती हैं? समन औषधियाँ में आती हैं। ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाँ यहाँ पे चिकित्सा सिद्धांत। अब शारीरिक और मानसिक दोषों की चिकित्सा कैसे की जाती है वो लिखा हुआ है। शरीर जानानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोद औषधम परम। ठीक है। तो ये जो होती है ना वो आपकी मानसिक चिकित्सा के अंतर्गत आ गई। ठीक है। और आपने चरक संहिता के सूत्र स्थान में पहले चैप्टर में भी वहाँ पे भी पढ़ा था आपने कि धीधैर्यात्मादि ज्ञानम है ना, विज्ञान। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि मानसिक दोषों की चिकित्सा के लिए आपके पास धी, बुद्धि, धैर्य, पेशेंस, आत्मादि ज्ञानम या मेरा तुम्हारा ऐसा ज्ञान और विशेष ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद शरीर जाना नाम दोषाणाम मतलब शरीर शारीरिक दोषों से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा कैसे करनी है। क्रमेण परामर्श मतलब क्रम से किससे? वस्ती किसके लिए हो गया? हमने पहले देखा था ना वात पित्त कफ होता है, क्रम से यही चलता है VPK। तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले जो होता है वात बोला जाता है, फिर उसके बाद पित्त बोला जाता है, फिर उसके बाद कफ बोला जाता है। तो ऐसे ही तो वस्ती के लिए वात। ठीक है। विरेचन, विरेको मतलब विरेचन, तो ये हो गया आपका पित्त। और वमन, वमन मतलब कि वोमिटिंग कराना हो गया, वो आपको कफ को निकालने के लिए होता है, इसलिए ये कफ। तो ये है ना क्रमेण परम औषधम, क्रम से जो होता है, तो क्रम से क्या होता है? VPK। ठीक है। तो ऐसे ही वात पित्त और कफ तथा तैलम घृतम मधु, ये तो आपका शोधन में हो गया। ठीक है। अब ये देखिए आपका समन में क्या हो गया कि तैल से वात का शमन होता है, घृत से पित्त का शमन होता है और मधु से कफ का शमन होता है। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि शारीरिक दोषों का परम सर्वोत्तम शोधन जो होता है वस्ति विरेचन और रोमन है, जबकि सर्वोत्तम समन कारक औषध जो है तेल, घृत और मधु है। मानसिक व्याधियों की चिकित्सा धी, बुद्धि, धैर्य, आत्मा मतलब कि वही ब्रह्म ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। ठीक है। ये सब हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं चिकित्सा के चार पाद या चिकित्सा चतुष्पाद भी बोलते हैं इसको। ठीक है। चिकित्सा चतुष्पाद। ठीक। ये भी बहुत अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपको इसके भी श्लोक याद करने पड़ेंगे। सॉरी बट आपको सारे ही श्लोक याद करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी बोल रखी हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर के जितने 32 या 34 श्लोक है सारे ही याद करने हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि आज कल परसों या फिर नेक्स्ट सेम में या फिर आप फाइनल में जाके कहीं ना कहीं आपको याद ही करना है, तो इसलिए अच्छा होगा कि अभी याद कर लो, टाइम है। तो चिकित्सा के चार पाद कौन कौन से? भिषक द्रव्य उपस्थाता, रोगी पादचतुष्टयम, चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम चतुर्गुणम। ठीक है, चिकित्सा के चार पाद कौन कौन से? भिषक, भिषक मतलब फिजिशियन, डॉक्टर। ठीक है ना। द्रव्य, द्रव्य बोले तो औषधि। उपस्थाता, उपस्थाता मतलब परिचारक, अटेंडेंट जिसको बोलते हैं, सिस्टर्स। ठीक। उसके बाद रोगी, ऑब्वियस सी बात है, रोगी रहेगा तभी तो आप सेवा करोगे, चिकित्सा करोगे। तो ये चार आपके चिकित्सा से निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्च चतुर्गुणम। ठीक है, ये सो चिकित्सा के लिए निर्दिष्ट है, इनके भी चार चार गुण हैं। तच्च चतुर्गुणम, ठीक है, चार चार गुण हैं। अब कौन कौन से गुण है वो देखना पड़ेगा। तो पहला है वैद्य। ठीक है ना, वैद्य को कैसा होना चाहिए? चार गुण कौन कौन से हैं? दक्षस तीर्थ शास्त्रार्थो, दृष्ट कर्मा शुचि भिषक। कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। किस में दक्ष होना चाहिए? अपने कार्य में कुशल होना चाहिए। ठीक है। तीर्थार्थ शास्त्र अर्थ, तीर्थार्थ शास्त्र अर्थ का मतलब होता है कि जिसने शास्त्र का अभ्यास किया हो, जिसने अच्छे से पढ़ी हो। ठीक है, जिसने अच्छे से संहिता पढ़ी हो, अच्छे से मेडिकल की बुक पढ़ी हो, वो। दृष्टि कर्मा, दृष्टि कर्मा मतलब होता है कि क्रियात्मक अच्छी तरह देखा गया हो या स्वयं किया हो, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, जिसने प्रैक्टिकल नॉलेज हो और जिसने वो चीज़ें करते हुए देखा हो, मतलब जो चिकित्सा हो रही हो वो सारी चीज़ें वो देखा हो। ठीक है। सूचि भिषक मतलब, सूचि मतलब होता है पवित्र, शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों रूप से ही उसको पवित्र होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इनफैक्ट डॉक्टर नहीं भी हो तो भी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तो पवित्र होना ही चाहिए। भिषक मतलब कि वैद्य, वैद्य के ये सारे लक्षण हैं। फिर उसके बाद आता है आपके औषध के चार गुण कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। कैसा होना चाहिए? बहुकल्प। बहुकल्प मतलब क्या? जैसे कि कल्प मतलब बोले तो कल्पना, जैसे कि अगर बहुकल्प में बहुत सारी उसकी कल्पनाएं हम बना सकते हैं। सोरस क्वाथ चूर्ण हिम फंड जो कुछ भी बनाना हो बना सकते हैं। अभी टैबलेट भी बना सकते हैं, है ना। तो सिर्फ चूरन चटनी तक ही सीमित नहीं है, औषधियाँ हमारी टैबलेट फॉर्म में भी हैं, तो सब कुछ हम बना सकते हैं। ऐसा औषध का गुण होना चाहिए। ठीक है। बहुगुणम, बहुगुणम मतलब कि जो अनेक गुणों से युक्त हो। ठीक है, जिससे अनेक रोगों को नष्ट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वात को ही वो कम करे, वो वात के साथ साथ पित्त को भी कम करे, है ना, कफ को बढ़ाए, मतलब जो है वो बेस्ट होना चाहिए। संपन्नम, संपन्नम मतलब होता है कि कीट जल आदि से गुणहीन या नष्ट न हुआ हो। संपन्न मतलब बेस्ट हो, है ना, उसको कीड़े मकोड़े ने खाया हुआ है ना। वैसे भी कहा जाता है ना कि पत्ती या फूल तोड़ो तो ऐसा नहीं चूज करना चाहिए जो कि कीड़े वगैरह द्वारा मतलब कि हार्मफुल हो या फिर ऐसा हो। तो वो संपन्नम। योग्यम औषधम, योग्य मतलब देश काल के अनुसार। आप हमेशा देखोगे कि जो हमारी प्रकृति है, वो जो हम मेडिसिन लेते हैं वो हमारे देश काल के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो वो देश काल के अनुसार भी कैसा होना चाहिए? व्यक्ति की सुविधा पूर्वक उसका सेवन कर सके। मतलब देश काल के अनुसार यही हो गया कि आप जिस देश में रहते हो उस देश में वो औषधि उपलब्ध हो और वो आपके लिए इजली, मतलब आपकी बॉडी जो है इसको एब्जॉर्ब कर सके, वो हो गया योग्य औषधम। ऐसा बेस्ट होता है। ठीक है, औषधम मतलब वही ड्रग्स। तो क्या होता है? बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। ठीक है, ये 5 मार्क्स का, इसलिए मैं बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आएगा तो लिख लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद परिचारक के गुण क्या क्या है? परिचारक अटेंडेंट, सिस्टर, जो भी आप कह लो, जो आपका हेल्प करता हो। अनुरक्त शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारक। ठीक है, ये एमसीक्यू भी आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अनुरक्त, अनुरक्त मतलब कि क्या होता है? अपने रोगी से स्नेह रखने वाला। ऐसा ना हो कि अगर मान लो कोई एक्सीडेंट केस आया या किसी को फोड़ा फुंसी हो गया या फिर थोड़ा सा भी टिश्यूज़ वगैरह इफ़ेक्ट है या फिर जला भुना है तो उसको देख के वो एकदम घिना जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, वो अपने रोगी से स्नेह रखने वाला हो। सूची, सूची मतलब पवित्र हो, शारीरिक और मानसिक रूप से। आगे मतलब अगेन सूची, वैद्य को भी पवित्र होना है और आपको परिचारक को भी पवित्र होना है। और हाँ, बुद्धिमान हाँ, दक्ष, दक्ष मतलब अपने कार्यों में कुशल हो। आपने अक्सर नर्सेस को देखा होगा कि उनसे कुछ भी मांगो खट 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 सारा ला देती हैं, तो एक एक्सपर्ट होती हैं। ठीक है, तो वही एक्सपर्ट होना चाहिए उसको।
एकदम कब प्रकृति का नहीं होना चाहिए कि आपने उसको बोला इंजेक्शन लाओ तो वो आधे घंटे इंजेक्शन ही ढूंढ रही है कहाँ है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, ठीक। बुद्धिमान परिचारकम, बुद्धिमान क्यों होना चाहिए? ताकि वो चिकित्सक और रोगी दोनों की बात समझने में समर्थ हो, ठीक है। परिचारक का मतलब अगेन अटेंडेंट, ठीक है। अब रोगी, रोगी के क्या गुण है ये देखिए। आढ़्यो रोगी भिषग वश्यो ज्ञापक सत्वानपि। रोगी आढ़्यो, हाँ अष्टांग हृदय में सीधे बोला है कि रोगी को धनवान होना चाहिए। और आप लोग अक्सर देखोगे कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो काफ़ी महंगी होती है ना, इसलिए बोला है कि अगर आपको आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करना है तो आपको कैसा होना चाहिए, धनी होना चाहिए, ठीक है। अब मतलब इतना नहीं कि पूरा बानी हो जाओ, लेकिन हाँ इतना धनी होना चाहिए कि जो आपको इलाज के लिए जितनी साधन की ज़रूरत हो वो आप एकत्रित कर सको, ठीक है। अब कोई ये मत कह देना कि जो आपने चरक संहिता में बोला था कि जो रोगी शरण में है उससे पैसे नहीं लेने हैं। हाँ, जो रोगी शरण में है उससे पैसे नहीं लेने हैं, बट अगर पैसे नहीं लेंगे तो चलेगा कैसे? तो इसलिए थोड़ा बहुत आप वाग्भट को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। रोगी धनवान होना चाहिए। भिषग वश्य, भिषग वश्य मतलब कि जो डॉक्टर के आदेश को माने, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल रहे हो कि सुबह उठना है तो वो रात को उठ रहा है। आपने बोला सुबह शाम 2 टाइम मेडिसिन लेनी है, वो दोपहर में मेडिसिन ले रहा है और वो या फिर वो ले ही नहीं रहा है। या फिर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज ही नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है। भिषग वश्य मतलब कि डॉक्टर के वश में होना है, अर्थात कि आदेश और निर्देश को मानना है। ज्ञापका, ज्ञापका बोले तो ज्ञानी हो। ज्ञानी क्यों हो? ऐसा ना हो कि बहुत महात्मा हो, इतना भी नहीं, लेकिन हाँ इतना ज्ञानी हो कि अपनी शिकायतों प्रॉब्लम्स को चिकित्सक से स्पष्ट बोल सके, और जो चिकित्सक है जो उसको समझा रहा है वो सारी चीज़ों को फॉलो कर सके या फिर समझ सके, इतना होना चाहिए। और सत्यवान, सत्यवान मतलब होता है कि हिम्मत वाला होना चाहिए, मतलब उसकी विल पावर जो होती है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर ये पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ से लड़ सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा चार्ट दे रखा है, तो ये आप एसेस ले सकते हो, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो अभी हमने बताया था। और हाँ बिशप और उपस्थाता में देख लो कौन कौन से सेम सेम है। सूची यहाँ दक्ष यहाँ पे भी है, दक्ष यहाँ पे भी है, सूची और सूची, ठीक है। अगर एमसीक्यू में पूछते हैं दक्ष और सूची, ऊपर से आपको ऑप्शन में भिषक और उपस्थाता दोनों दे रखा है, तो आपको दोनों ही टिक करने हैं, ठीक है। आप किसी एक को टिक करके नहीं आ सकते। अगर मान लो नहीं है एक तो फिर आप कर लो, लेकिन अगर आपको दे रखा है तो आपको दोनों ही टिक करना है, क्योंकि दोनों में दक्ष और सूची दे रखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। आप बहुत पढ़ना चाहो तो आप ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। पर मैं बोल चुकी हूँ कि बहुत सिलेबस है, तो इसलिए मुझे ये वक्तव्य पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है। और टाइम भी नहीं है, सॉरी, मन तो है लेकिन टाइम नहीं है। अब रोग के भेद, रोग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने एक देखा था रोग के अधिष्ठान देखा था हमने, ठीक है। तो दो दो टाइप्स के थे, एक शारीरिक था एक मानसिक था, ठीक है। अभी इसके रोग के भेद देखेंगे। तो दो प्रकार के हैं। अब देखिए, साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा, तो तु पुनर्द्विधा, सुसाध्य कृक्ष साध्यश्च याप्यो यश अनुक्रम, ठीक है। पहले क्या था, साध्य असाध्य, मतलब कि साध्य और असाध्य भेद से व्याधि कितने प्रकार की थी, द्विधा, दो प्रकार की थी। तो तू पुनर्द्विधा मतलब कि फिर ये दोनों का फिर से डिवीजन हुआ, किसमें, पुनर्द्विधा, दो भागों में। कौन कौन सा, सूक्ष्माद्य कृक्ष साध्य याप्य और यश अनुक्रमा, ठीक है। तो अभी हम इसको समझेंगे। पहला क्या था, साध्य असाध्य था, फिर असाध्य के पुनः दो भेद हुए, कौन कौन से, सुख साध्य कृषि साध्य, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉरी, साध्य के पुनः भेद हुए, सुख साध्य और कृच्छ साध्य, फिर असाध्य के पुनः भेद हुए, याप्य और अनुक्रम या फिर प्रत्यक्षेय। ये बहुत एमसीक्यू पूछता है, और जितनी बार पूछा है उतनी बार मैंने गलत किया है ये अनुक्रम, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं तो, मेरे को लगता है मैं फर्स्ट ड्रॉप तक कभी इसको सही कर ही नहीं पाई, मेरे एमसीक्यू हमेशा ये वाले गलत रहे हैं, इनफैक्ट फाइनल तक गलत रहे हैं। फिर भी कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होना, ठीक है। अभी एक चार्ट है, वहाँ से बहुत इजीली समझ लेंगे।
अब देखिए सुख साध्य रोग किसे कहते हैं। सर्व औसत क्षमे देहे यून पुंसो जितात्मना अमर्मगो गो अल्प हेतु अग्ररू रूपो अनुपद्रव अतुल्य दुष्य देश प्रकृति पाद संपत्ति ग्रहेश्वनु गुणेश्व एक दोष मार्ग नव सुखा। ठीक है, तो ये सुख साध्य रोग के लक्षण है कौन कौन से, कि रोगी कैसा हो, औसत चिकित्सा को सहन कर सके, युवा हो, वृद्ध या बालक हो, मतलब पुरुष वृद्ध या बालक, जितात्मा अर्थात इंद्रिया उसके वश में हो, और रोग जो होता है मर्म स्थान अर्थात मर्म हमारे हैं ना त्रिमर्म, हृदय शीर नाभि या वस्ती में न हो। ठीक है, और रोग की उत्पत्ति अनेक कारणों, मतलब कि बहुत सारे रीजन्स ना हो, एक रीजन एक कोई लक्षण वाला हो, रोग के पूर्व रूप जो हो अधिक ज़्यादा मतलब अधिक ना हो। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, दुष्य देश ये सब जो है सब चीज़ें मतलब सब कुछ नॉर्मल हो, तो वो क्या होगा, सुख साध्य होगा, जो इजीली ट्रीट हो जाए। ठीक है, देश वगैरह के बारे में अनु पित्तज व्याधि का अनातुल्य ये सब जो है आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो मोस्टली यही इम्पोर्टेंट है कि वो कैसा होना चाहिए, युवा होना चाहिए। ठीक है, जितात्मा होना चाहिए और मर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके पूर्व रूप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। अतुल्य देश प्रकृति मतलब जो उसकी देश की प्रकृति है वो सब एक होनी चाहिए। पाद संपत्ति है ना, और ग्रह वगैरह भी उसके अच्छे खासे होने चाहिए, और जो दोष है ना वो एक मार्ग में होना चाहिए, तो वो क्या होता है, सुख साध्य होता है। ठीक है, फिर कृच्छ साध्य रोग किसे कहते हैं, शस्त्र आदि साधन है कृच्छ संकरे च ततो गदा। कृच्छ साध्य मतलब कठिनता से ठीक होने वाले रोग कृच्छ साध्य में आते हैं। ठीक है, कठिनता से मतलब है कि जिसके लिए आपको शस्त्रादि कर्म की आवश्यकता हो, लिखा है ना, शस्त्रादि साधन कृच्छ संकरे च ततो गदा। तो भाई शस्त्र छार और अग्नि कर्म आदि की जाए तो वो थोड़ा कृच्छ साध्य होते हैं। या फिर लिख सकते हैं इनमें सुख साध्य के अनुकूल और विपरीत दोनों लक्षण मिलते हैं। हाँ, अब याप्य रोग शेषत्व आयुषो याप्य पथ्य अभ्यास भी परे। याप्य मतलब होता है कि आयु के शेष रहने के कारण तथा पथ्य आहार विहार के अभ्यास से जो रोग साध्य प्रतीत होता है वह याप्य। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता है, बशर्ते आप जो मेडिसिन ले रहे होते हो, जो आप डाइट फॉलो कर रहे होते हो, जो दिनचर्या आपकी रहती है उसकी वजह से जस्ट वो मतलब नॉर्मल रहता है, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, वो याप्य रोग आता है ना। तो वो है, थोड़ी देर के लिए शांत हो, यहाँ लिखा हुआ है ना, यह रोग कुछ समय के लिए शांत होकर रोगी को थोड़ा सुख देता है, किंतु अल्प कारणों से ही पुनः शीघ्र उत्पन्न होकर फैल जाता है। ठीक है, वही चीज़ है। अब उसके बाद प्रत्याख्य, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनुपक्रम यह अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्य औत्सुक्य मोह अरतिकृत दृष्ट अरिष्टो अक्षनासना। ठीक है, असाध्य रोगों से इन रोगों में सभी प्रकार की चिकित्सा व्यर्थ हो जाती है। इस व्याधि में सुख साध्य व्याधि के विपरीत लक्षण होते हैं, इसलिए इन असाध्य रोगों की उपेक्षा करनी चाहिए, सॉरी, मतलब इन्हें इग्नोर करना चाहिए। जिसमें कैसे, जिसमें उत्सुकता, मोह, अरति, बेचैनी एवं अरिष्ट लक्षण मतलब जिनमें मृत्यु सूचक लक्षण उत्पन्न हो जाते हों और उनकी इंद्रियां नष्ट हो जाती हों, ऐसे लोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये असाध्य होते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको बहुत ध्यान से देख लो, एमसीक्यू यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो साध्य साधक के अनुसार व्याधियों का वर्गीकरण साध्य है असाध्य है। तो देखिए साध्य में आपका आता है सुख साध्य जो इजिली क्योरेबल होते हैं, कृच्छ साध्य जो मतलब क्योर या फिर डिफिकल्टी से क्योर होता है। असाध्य में आपका आता है याप्य और अनुक्रम, और हाँ अनुक्रम को ही प्रत्याख्य बोलते हैं। याप्य तो फिर भी आप मान लो बचे रह जाओगे, लेकिन अगर आपको मतलब अनुक्रम हो गया तो असाध्य बीमारी हो गई तो वो फिर ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो असाध्य में दो आते हैं, एक में तो आप रह सकते हो, चिकित्सा कर सकते हो एक टाइम के लिए, बट आप अनुक्रम या प्रत्याख्य में आप चिकित्सा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में, है ना। तजे तारतम वृषक भूपै द्विष्टम तेषां द्विषम विषम हीनोपकरणं व्यग्रविधेयं गतायुषं चण्डं शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनं।
ठीक है। साधे रोग भी त्याज, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जो असाध्य हैं तो उनको तो भाई त्यागना ही त्यागना है। बट कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जिनका बीमारी तो साध्य होता है लेकिन फिर भी वो अचिकित्सीय होते हैं। तो वैसे कौन कौन से होते हैं ये देखिए, जो चिकित्सक और राजाओं से द्वेष रखता हो, ठीक है, और हीन उपकरण वाले, मतलब कि जिसके पास चिकित्सा के साधन की कमी हो, व्यग्र हो, परेशान हो, अज्ञानी, मतलब कि जिसको विवेक न हो, जिसकी आयु समाप्त हो गई हो, क्रोधी, शोक में डूबा हुआ, भीरु, डरपोक, कृतघ्न, नीच प्रकृति का, और जो वैद्य न होते हुए भी अपने आप को वैद्य समझता हो, ऐसे लोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें में इन्वॉल्व रहता हो ना, रति जिसको बार बार होती हो, व्यग्र हो, और डॉक्टर को चिल्ला देता हो, मार देता हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक, वही बताया गया है। इसके आगे तंत्र में अध्याय संग्रह व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल तो आपका यहीं तक था। और ऐसे लोगों की क्यों चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप ही के यश की हानि होती है। ठीक है, अगर मान लो पहले तो आप अगर ऐसे पेशेंट को लेते हो जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं, है ना, ये सारे चंड, शोकातुर, भीरु, कृतघ्न वगैरह है, तो फिर वो पहले तो आपको हार्म कर देगा, तो फिर उसकी चिकित्सा करने का मतलब ही नहीं है ना, फिर आपको चिकित्सा लेनी पड़ जाएगी। तो नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं असाध्य, मतलब जो होता है उनकी क्यों नहीं चिकित्सा कर सकते, तो उनकी बेटा इसलिए चिकित्सा नहीं कर सकते क्योंकि आप जैसे आपको पता है कि उसमें अरिष्ट लक्षण दिखे, मृत्यु सूचक, कि अब आपको पता है कि ये पेशेंट मरेगा ही मरेगा। ठीक है, फिर भी आप उसको अगर आप एडमिट कर लेते हो, तो फिर अगर वो पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को तो मरना है ना, असाध्य लक्षण है तो फिर वो मर जाएगा, तो फिर आपके ही अपयश की हानि होगी, फिर आपका ही नाम खराब होगा, फिर सब आपको बोलेंगे कि अरे वो डॉक्टर तो मार दिया, मार, ऐसा होता है बहुत जगह। तो इसलिए आपको ऐसे पेशेंट को लेना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमने आज देखा, फाइनली हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर आपका है दिनचर्या, है ना। तो अब दिनचर्या हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और जितने श्लोक मैंने बोले हैं वो सारे श्लोक याद रखिएगा।